हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है होम मैनेजमेंट पर। आज हम देखेंगे होम मैनेजमेंट में वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम देखते हैं क्या है ये वर्क सिंप्लीफिकेशन। ठीक, तो कार्य सरलीकरण मतलब कार्य सरलीकरण का शाब्दिक अर्थ है कार्य को सरल तरीके से करना। ठीक, फिर कार्य सरलीकरण का सामान्य अर्थ है कार्य को ऐसे तरीके से करना जिसमें वह शीघ्रता से व सुविधाजनक तरीके से संपन्न हो सके। वही क्या हो जाता है, वही हो जाता है हमारा कार्य सरलीकरण। अब हम देखते हैं ग्रास एवं कैंडल के अनुसार क्या है कार्य सरलीकरण। तो इनका मानना है कार्य सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया गया है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था समय और शक्ति व्यवस्थापन क्या होता है, वो तो आपको याद ही होगा। ठीक, फिर कार्य सरलीकरण का अर्थ है कि निर्धारित समय व शक्ति की मात्रा में अधिक कार्य संपादित करना या कार्य की निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए समय व शक्ति अथवा दोनों की मात्रा को कम करने का प्रयत्न करना। मतलब कम समय में कम शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिक कार्य करना क्या हो जाता है, ये कार्य सरलीकरण हो जाता है। ठीक, फिर आगे है यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, आपसे पूछा भी गया है कि इसकी अवधारणा किसने दी थी। इसकी अवधारणा दी थी मार्विन मुंडेल ने दी थी। इम्पोर्टेंस, ये इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ पे बताई गई सबसे ज़्यादा, तो ये बताई गई थी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो आपको पता होना चाहिए इसकी हिस्ट्री थोड़ी-सी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कार्य सरलीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी या ये किन लोगों के लिए उपयोग किया गया था। तो ये अमेरिका में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में ये कार्य सरलीकरण की अवधारणा उठी थी क्योंकि वहाँ पे जो दिव्यांग महिलाएँ थीं, उनके लिए ये कार्य सरलीकरण विकसित किया गया था, जिससे वे अपना कार्य सामान्य महिलाओं की तरह आसानी से और जल्दी से कर सकें। तो इसीलिए कार्य सरलीकरण का उपयोग किया गया था। कार्य सरलीकरण में प्रयोग होने वाले तत्व, वो तत्व कौन-कौन से हैं? एक तो हो गया कार्य, आपके पास कार्य होना चाहिए, तभी तो वहाँ पे आपका कार्य सरलीकरण होगा। फिर कार्यकर्ता, उस कार्य को करने के लिए कोई होना भी चाहिए, जो उस कार्य को करता है वो हो जाएगा कार्यकर्ता। फिर हो जाता है हमारा कार्य क्षेत्र। ठीक? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्यकर्ता की क्रियाशीलता, मतलब इसकी क्रियाशीलता को भी आपको ध्यान में रखना है। तो शारीरिक मुद्रा, जब कोई कार्य करता है तो उसकी शारीरिक मुद्रा का विशेष ध्यान रखना होता है। मतलब कि वो किस शारीरिक मुद्रा में बैठा है। जैसे अगर कोई बैठा है काफ़ी देर से और टेढ़ा बैठा है तो उसको दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर कोई वहीं आराम से बैठा है, उसकी शारीरिक मुद्रा अच्छी है, तो वो कार्य को अधिक समय तक कर लेगा। लेकिन अगर वो उसकी बैठने की मुद्रा या खड़े होने की मुद्रा सही नहीं है, उसको हाथ ऊपर उठा के कार्य करना पड़ रहा है और या बहुत ज़्यादा झुक के कार्य करना पड़ रहा है, तो इसके लिए सब ये दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे फिर अगला हो जाता है गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान। आप अगर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करते हैं, तो आपकी शक्ति ज़्यादा लगती है, समय भी ज़्यादा लगता है। तो आपको कार्य करते समय क्या होना चाहिए, आपको गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान होना चाहिए। फिर अगला है शरीर के पास वज़न, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर लय से काम करना, लय से काम करने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये एक कमरा हो गया, अगर आपको कार्य करना है तो आप मान लीजिए एक बार यहाँ काम कर रहे हैं, एक बार यहाँ कर रहे हैं, एक बार यहाँ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे मान लीजिए पोछा ही लगाना है, तो एक बार यहाँ पोछा लगाएँगे, फिर यहाँ लगाएँगे, ऐसे नहीं सीखे। अगर आप एक लय में कार्य करेंगे, ऐसे-ऐसे पोछा लगाते चले जाएँगे, पोछा लगाते चले जाएँगे, तो क्या होगा, आपको समय भी कम लगेगा, शक्ति भी कम लगेगा और कार्य भी आसानी से हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। अब हमें ये भी देखना है कि वर्क एरिया ऑफ रीचमेंट ये कितना होना चाहिए। तो जो अधिकतम होना चाहिए वो 210 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम यही है। अब हम देख लेते हैं कि प्रभावशाली मतलब कितना रहेगा तो वो अच्छा है, प्रभावशाली है। तो वो हो जाएगा 145 सेंटीमीटर और सामान्य कितना हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा 80 से 90 सेंटीमीटर। ये आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। अगला देख लेते हैं। अब देख लेते हैं मार्विन मुंडल के परिवर्तन का वर्ग। आपसे पूछा गया है परिवर्तन का वर्ग किसने दिया है? तो किसने दिया है? मार्विन मुंडल ने। इन्होंने कितने बताए हैं? इन्होंने बताए हैं 5 परिवर्तन के वर्ग। कितने बताए हैं? 5 परिवर्तन के वर्ग। कौन-कौन से? हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन, उपकरण व संग्रहीकरण में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन, अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन। ठीक? लेकिन इनके इन्हीं पाँचों परिवर्तन को ग्रॉस एवं कैंडिल ने
3 कर दिया था। इन्होंने क्या किया, इनके जो 5 परिवर्तन के नियम दिए थे इन्होंने, इसको ग्रास एवं कैंडल ने छोटा करके इसे 3 कर दिया। वो 3 क्या किया? वो 3 किया, पहला किया हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन, दूसरा कर दिया उपकरण व संग्रहीकरण में परिवर्तन और तीसरा क्या कर दिया? उत्पाद में परिवर्तन। अब जो उनका 2 और बचता है, उन्होंने ये तीसरे में ही इसको शामिल कर दिया, अंतिम उत्पाद में परिवर्तन और कच्चे माल में परिवर्तन। तो हाथ व शरीर की गति में क्या परिवर्तन हुआ? तो हाथ व शरीर की गति का मतलब ये हो गया कि जैसे सामान जो है, आपके कमरे का सामान वही है, आपको अपने हाथ की गतियों को परिवर्तित करना है, आपके अपने शरीर की गतियों को परिवर्तित करना है, सामान को इधर-उधर नहीं करना है, बस आपको अपने हाथ और शरीर की गति को परिवर्तित कर देना है। जैसे एक हाथ के बजाय दोनों हाथ से आप प्लेट उठा लीजिए, बिस्तर तैयार करने के लिए मतलब अधिक कम मेहनत कीजिए। आप कम मेहनत कैसे करेंगे? मान लीजिए आप बिस्तर लगा रहे हैं, ये हो गया आपका बिस्तर हो गया, तो आप जब अपने चद्दर को सही कर रहे हैं, तो पहले इस भाग को पूरा सही कर लीजिए। अनावश्यक ऐसा मत कीजिए कि यहाँ पे एक बार सही कीजिए, फिर यहाँ पे, फिर वापस घूम के इसको, मतलब आपको फालतू का नहीं जलना है। पहले आप जिस पोर्शन में गए हैं, उस पोर्शन को आप सही कर दीजिए। फिर आप जब यहाँ से घूम के आएँगे यहाँ पे, तो वहाँ पे आप परिवर्तन कर देंगे, मतलब कि उसको सही कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके शरीर में परिवर्तन, शरीर व हाथ के गतियों में परिवर्तन हो जाएगा। अब ये परिवर्तन कैसे हो सकता है? किस तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है? जैसे गुरुत्वाकर्षण की सहायता से। आपको गुरुत्वाकर्षण का ध्यान रखना है। जैसे ये हो गई सीढ़ी, अब हमारा गुरुत्वाकर्षण अब नीचे की तरफ लगता है। अगर हमें ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने में मेहनत ज़्यादा लगता है। तो इससे हमारी शक्ति ज़्यादा खर्च होती है, हमें समय भी ज़्यादा लगता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब हम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, तो हमें समय और शक्ति का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बजाय अगर हम गुरुत्वाकर्षण की ही दिशा में कार्य करेंगे, तो क्या होगा? तो हम कार्य को जल्दी कर लेंगे। फिर क्रियाओं को कम करके, मतलब कि आपको अधिक क्रिया नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप ये तस्तरी है, आप इसको धुल रही हैं, पोंछ रही हैं, फिर पोंछ के सुखा रही हैं। तो आप इसको पोंछने की बजाय आप इसको धुल दीजिए और हवा में सुखा लीजिए। ये हो जाएगा आपका जल्दी, ये आपका जल्दी कार्य हो जाएगा, आपके समय की भी बचत होगी और शक्ति की भी बचत होगी, ठीक? फिर अगला आ जाता है कार्य कौशल में परिवर्तन कर सकते हैं आप, और आप कर सकते हैं इनके चरणों में, कार्य के चरणों में परिवर्तन कर सकते हैं। अपने दैनिक दिनचर्या में भी सुधार करके आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हो सकता है आपका शरीर व हाथ की गति में परिवर्तन। अगला आ जाता है उपकरण व संग्रहीकरण में परिवर्तन। उपकरण व संग्रहीकरण में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? जैसे आप बर्तन को उठाने के लिए एक ट्रे का प्रयोग कर लीजिए, छोटे-छोटे बर्तन हैं, तो उसको आप उठाने के लिए ट्रे का प्रयोग कर लीजिए। धूल को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग कर लीजिए, विद्युत मिक्सर का प्रयोग कर लीजिए। मतलब कि ऐसी चीज़ों का, ऐसे उपकरणों का प्रयोग करें जिससे आपकी समय व शक्ति दोनों का बचत होती है। ये हो जाता है आपका उपकरण व संग्रहीकरण हो जाता है, ठीक? फिर अगला आ जाता है आपका उत्पाद में परिवर्तन। उत्पाद में परिवर्तन का क्या मतलब है? अब इसमें आ जाता है आपका दोनों कच्चे माल और अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। कच्चे माल में परिवर्तन कैसे हो सकता है? जैसे आप कागज़ के नैपकिन और कागज़ के जो टॉवल होते हैं, इनको आप रसोई में प्रयोग कीजिए, तो इससे आपको धुलना नहीं पड़ेगा, ठीक? और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि आप ऐसे कपड़ों का प्रयोग करें, ऐसे चद्दर का प्रयोग करें जिनको आपको प्रेस करने की ज़रूरत ना हो, इससे भी आपके समय का प्रयोग होगा। ऐसे मतलब आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग कीजिए जिससे कम समय लगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ ऐसे सामान हैं जिन्हें आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो अगर उस चीज़ को आप रख दीजिए उठा के, उसको ढक के रख दीजिए, तो आपको उसको ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? 5 याद रखना है। पहले तो कौन-सा? मार्विन मुंडल का पाँचों। आपसे यही इतना पूछा जाएगा, इसके अंदर का नहीं पूछा जाएगा। बस मैंने वैसे आपको एक बार बता दिया जिससे आपको वो याद रह जाए। क्या? हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन, उपकरण व संग्रहीकरण में परिवर्तन, फिर उत्पाद में परिवर्तन, अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन। ये था मार्विन मुंडल का पाँचों परिवर्तन का वर्ग। अब इसको जो ग्रॉस हैंडल ने छोटा किया है वो 3 कौन-कौन से हैं? यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन, उपकरण व संग्रहीकरण में परिवर्तन, फिर उत्पाद में परिवर्तन। ये उत्पाद में परिवर्तन में इन्होंने वही जो अंतिम उत्पाद में परिवर्तन और कच्चे माल में परिवर्तन था, उन दोनों को एक कर दिया है ग्रॉस और कैंडल ने।
ठीक? तो आपको ये समझ में आ गया? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने में क्या जा रहा है आपका, और कमेंट भी करके बता दीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कार्य सरलीकरण की तकनीक, कि कार्य सरलीकरण की कौन-कौन सी तकनीक हैं। तो कार्य सरलीकरण की मुख्य रूप से 2 तकनीकें हैं। वो कौन-कौन सी हैं? एक है औपचारिक तकनीक और दूसरी है पेन पेंसिल। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम भूल जाते हैं कौन सी औपचारिक है, कौन सी पेन पेंसिल है। तो पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि कौन सी हैं औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक नहीं, औपचारिक और पेन पेंसिल, ये 2 आपकी हैं मुख्य तकनीक कार्य सरलीकरण की। अब इन मुख्य दोनों के 4-4 पार्ट हैं। कौन-कौन से हैं? 4-4 पार्ट हैं। तो औपचारिक में 4 कौन-कौन से आते जाते हैं? माइक्रो मोशन फ़िल्म विश्लेषण, दूसरा है साइकोल ग्राफ विधि, तीसरा है मेमो मोशन अध्ययन, चौथा है स्टॉपवॉच। तो ये कौन से 4 हो जाते हैं? ये हो जाते हैं औपचारिक। औपचारिक में कौन 4 हो जाते हैं? माइक्रो मोशन फ़िल्म विश्लेषण, साइकोल ग्राफ विधि और मेमो मोशन अध्ययन, स्टॉपवॉच। मैं इसको आपको याद रखना है, मैं आपको बार-बार बता रही हूँ, ये चारों जो दोनों के 4-4 हैं, उसको आपको याद रखना है। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि जो है औपचारिक विधि में कौन-सा आता है और पेन पेंसिल विधि में कौन आता है, ठीक? अब अगला हम देख लेते हैं कि पेन पेंसिल विधि में कौन आता है। तो पेन पेंसिल विधि में भी 4 आते हैं। वो कौन-कौन से? एक है प्रोसेस चार्ट, दूसरा है ऑपरेशन चार्ट, तीसरा है मल्टीमैन चार्ट और चौथा है पाथवे चार्ट। तो इसमें कौन से आ जाते हैं 4? प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इनके बीच से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको ये दोनों पार्ट ये भी याद रखने हैं। कौन-कौन से? 2 तरीके होते हैं औपचारिक और पेन पेंसिल, और इन चारों के भाग भी याद रखने हैं आपको। अब हम थोड़ा इसमें डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जो-जो आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, मतलब जो-जो आपके पेपर में जो-जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो लिखा गया है ये क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, इसको आपको याद ही करना है। तो माइक्रो मोशन फ़िल्म विश्लेषण क्या होता है? इसमें छोटे-छोटे कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि औपचारिक विधि क्या होती है। औपचारिक विधि ऐसी होती है जो घर पर नहीं की जा सकती है। इसके लिए यंत्रों की आवश्यकता होती है। ये घर पर नहीं की जाने वाली तकनीक होती है, प्रयोगशाला में किया जाता है क्योंकि इसमें यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो फिर इसमें माइक्रो मोशन विश्लेषण फ़िल्म विश्लेषण क्या होता है? इसमें छोटे-छोटे कार्यों का विश्लेषण किया जाता है और इसमें उपकरणों का उपयोग किया जाता है, ठीक? फिर अगला आ जाता है आपका, क्या आ जाता है? साइकोल ग्राफ विधि आ जाता है। तो इसमें किस यंत्र का प्रयोग होता है? इसमें क्रोनोसाइक्लोग्राफ यंत्र का उपयोग हो जाता है। इसको आपको याद रखना है, क्या? क्रोनोसाइक्लोग्राफ यंत्र, ठीक? और इसमें रोशनी वाले बल्ब का उपयोग किया जाता है। इसमें गतिविधि की रिकॉर्डिंग की जाती है, मतलब जो कार्य किया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। यह मतलब एक फ़ोटोग्राफ़िक यंत्र होता है। मैंने बताया ना, ये घर पे की जाने वाली नहीं है, ये क्या होता है? ये प्रयोगशाला में किया जाता है, ठीक? तो इसमें क्या-क्या आपको याद रखना है? माइक्रोफ़िल्म विश्लेषण में क्या होता है? छोटे कार्यों का विश्लेषण किया जाता है और दूसरे वाले मतलब कि साइकिल ग्राफ विधि में क्या कौन-सा यंत्र लगा होता है? क्रोनोसाइक्लोग्राफ यंत्र का प्रयोग होता है और इसमें रोशनी वाला बल्ब लगा होता है। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें अगर कहीं अंधेरा है तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी? तो इसीलिए आपको क्या करना है, वहाँ पे एक ये याद रखना है, रोशनी वाले बल्ब की आवश्यकता होती है, ठीक? फिर अगला है मेमो मोशन अध्ययन। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। कार्य की विधि का अध्ययन किया जाता है, शरीर के घुमाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें शरीर किस-किस दिशा में घूम रहा है, इन सब का भी अध्ययन किया जाता है। अगला है स्टॉपवॉच तकनीक। ये यहाँ से समय की प्राथमिकता, इसमें समय की प्राथमिकता दी जाती है और यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन बना था। आपको इसे याद रखना है, ठीक? क्या याद रखना है इसमें? हम देखते हैं आगे कि इस तकनीक में सेकंड के भागों का और गतियों के तत्वों का रिकॉर्ड लिया जाता है। मतलब इसमें आपके एक-एक सेकंड का भी अध्ययन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। समय मापक इकाई क्या होती है? टीएमयू, मतलब इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, टाइम मेज़रमेंट यूनिट। टीएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? टीएमयू का फुल फॉर्म होता है टाइम मेज़रमेंट यूनिट और 1 टीएमयू
1 सेकंड का कौन-सा भाग होता है? 0.36 भाग होता है या 1 मिनट का 0.0006 भाग होता है। ये आपको याद रखना है कि 1 टीएमयू 1 सेकंड का कौन-सा भाग होता है? तो 0.36 होता है और 1 मिनट का कौन-सा भाग होता है? 0.0006 होता है। गतियों के समय में एकदम सही परीक्षण के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक विधियाँ काम में लाई जाती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें मिनट के 0.000133 भाग को भी मापा जाता है। मतलब इतनी छोटी इकाई का भी इसमें माप लिया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा चुका है कि 1 सेकंड 1 टीएमयू 1 सेकंड का कौन-सा भाग होता है? तो वो होता है 0.36 भाग होता है। ये 0.036 होगा। यहाँ से एक ज़ीरो मिस हो गया है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये गलती मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे है 1 मिनट रुकिए। ये हो गया आपका 0.036 ये इतना होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक ज़ीरो और रहेगा, ठीक? तो आगे क्या है अब हम आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं ये रहा हमारा कौन-सा औपचारिक विधि। अब हम देख लेते हैं पेन पेंसिल तकनीक, ये क्या होता है? इसमें भी 4 होता है। कौन-कौन सा? इसमें होता है प्रोसेस चार्ट होता है और क्या होता है पाथवे चार्ट होता है और कौन-सा होता है? और ऑपरेशन चार्ट होता है और एक होता है मल्टीमैन चार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये प्रोसेस चार्ट क्या होता है। यहाँ पे जो-जो लिखा गया आपको एक-एक पॉइंट याद रखना है। यहाँ से ये समझ लीजिए ये एक-एक क्वेश्चन लिखा गया है। आपको इसे याद रखना है, ठीक? ये प्रोसेस चार्ट क्या होता है? प्रोसेस चार्ट में जो है कार्यकर्ता के कार्य के प्रत्येक चरण का वर्णन किया जाता है या एक जो संपूर्ण शोध होता है इसे घर पर किया जाता है। मैंने बताया कि जो इससे पहले हमने अभी देखा औपचारिक तकनीक वो क्या था? वो था प्रयोगशाला में किया जाता था। लेकिन ये जो पेन पेंसिल तकनीक है इसको क्या किया जाता है? इसको घर पर ही अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है क्या होता है प्रोसेस चार्ट में या पूर्ण क्रिया का अध्ययन किया जाता है। मतलब जब आप घर पे कर रहे हैं तो इसमें पूर्ण क्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसमें कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो वो प्रतीक क्या हो जाता है? मतलब अगर छोटा गोला बनाया गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अगर मान लीजिए ये छोटा गोला बना दिया गया है तो आप क्या समझेंगे? ये समझेंगे कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा रहा है। वहीं अगर बड़ा गोला बना दिया गया है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कार्य करना मतलब कि क्रिया हो रही है। अगला क्या हो जाता है? ये त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बना है नीचे की तरफ ऐसे, इसका क्या मतलब होता है? अवरोध उत्पन्न होगा। अवरोध उत्पन्न हो गया मतलब अगर कोई कार्य गृहिणी कार्य कर रही है, कोई कार्य कर रही है, अगर मान लीजिए वो खाना बना रही है, रोटी बना रही है, कोई आ गया, फिर वो क्या करेगी? वो चली जाएगी अपना रोटी रोटी बनाना तो बंद हो जाएगा ना, फिर वो जाएगी दरवाज़ा खोलेगी, देखेगी कौन है, कौन नहीं। तो ये हो जाता है आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जाता है कि मतलब किसी वजह से आपको अपना कार्य रोकना पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या दर्शाया जाता है? उसके लिए दर्शाया जाता है त्रिभुज। ये जो नीचे की तरफ उल्टा त्रिभुज बनता है, ठीक? फिर ये जो चौकोर बना होता है जिसको कहते हैं वर्ग। वर्ग का क्या होता है? ये होता है हमारा कि निरीक्षण मतलब किसी मात्रा या गुण का निरीक्षण करना होता है। ये जो बड़ा वाला गोला होता है मतलब जो ये एक तो होता है छोटा गोला, एक होता है बड़ा गोला, ये जो पूरा भरा होता है, ये क्या बोल सकते हैं इसको? वर्ग बोल सकते हैं नहीं वर्ग नहीं बोल सकते हैं, गोलाकार। ये जो गोलाकार होता है इसका क्या होता है एक साथ 2 कामों का होना। मतलब एक साथ में अगर कोई 2 कार्य करता है तो उसके लिए कौन-सा प्रयोग किया जाता है? इस वाले गोले का प्रयोग किया जाता है जो भरा वाला गोला होता है। तो इसमें आपको कितने चिन्हों का प्रयोग किया गया है? कितने प्रतीकों का? 5 प्रतीकों का। कौन-कौन से? छोटे गोले का क्या अर्थ होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। बड़े गोले का कार्य करना या कार्य हो रहा है और त्रिभुज का क्या होता है कार्य में अवरोध हो गया कार्य में अवरोध उत्पन्न हो गया है और ये वर्ग का क्या होता है कि निरीक्षण करना मतलब अपने कार्य का निरीक्षण करना और ये जो भरा वाला गोला होता है ये क्या हो जाता है एक साथ 2 कार्य हो रहे हैं ये आपका हो जाता है प्रोसेस चार्ट। अगर हम देख लेते हैं क्या होता है ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट क्या हो जाता है इसमें दोनों हाथों की गतिविधियों का अध्ययन अलग-अलग किया जाता है। मतलब पहले क्या था उसमें संपूर्ण विधि का मतलब संपूर्ण कार्य का अध्ययन एक ही साथ किया जाता था। लेकिन इसमें दोनों हाथों का अध्ययन अलग-अलग किया जाता है। किसी एक चरण का अध्ययन मतलब किसी एक चरण का अध्ययन किया जाता है।
प्रतीकों का उपयोग इसमें भी होता है। तो इसमें कितने प्रतीकों का उपयोग होता है? इसमें सिर्फ़ 3 प्रतीकों का उपयोग होता है। कौन-कौन से? एक तो हो गया हमारा छोटा गोला। छोटा गोला क्या बताता है? छोटा गोला बताता है भुजाओं की गति, कि आपकी भुजाएँ कहाँ गति कर रही हैं, कैसे गति कर रही हैं। और बड़ा वाला गोला क्या हो जाता है? वो हो जाता है उँगलियों की गति, वो आपकी उँगलियों की गति को बताता है। और ये जो अगला त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। ये क्या बताता है? ये बताता है आपके आलस्य को। उसमें त्रिभुज क्या बता रहा था? वो बता रहा था कार्य में रुकावट को। फिर अगला आ जाता है मल्टीमैन चार्ट। मल्टीमैन चार्ट क्या होता है? तो प्रतीकों का प्रयोग होता है इसमें एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। मतलब एक साथ में ये कह सकते हैं कि तुलना की जाती है, मतलब मूल्यांकन किया जाता है या तुलना की जाती है। जब एक साथ में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, तो जो मूल्यांकन होता है उसे क्या कहते हैं? मल्टीमैन चार्ट कहते हैं। इसमें भी प्रतीकों का प्रयोग होता है। अगला आ जाता है पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है किसके द्वारा दिया गया है? तो गिलवर्थ के द्वारा, श्रीमती गिलवर्थ के द्वारा बताया गया था पाथवे चार्ट। सबसे पहले इन्होंने ही पेन पेंसिल मतलब कि पिन और धागे के की विधि से प्रयोग किया था। तो फिर जो है कैसे किया था? मान लीजिए एक तख़्त है, आपकी एक रसोई हो गई, इसमें जो है पिन व धागे का प्रयोग होता है कृत्रिम किचन। कृत्रिम किचन कैसे हो गया? मतलब जैसे आपका किचन है, उसी हिसाब से तख़्त पे एक किचन बनाया जाता है। और उसको आपको जहाँ-जहाँ गृहिणी को या कार्यकर्ता को मोड़ना होता है, वहाँ-वहाँ पे हम पिन लगा देते हैं। मतलब ये हो गया आपका किचन। मान लेते हैं ये आपका सिंक हो गया, यहाँ पे आपने कुछ भी रखा है, तो मान लेते हैं गृहिणी यहाँ है, एक खूँटी यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ कुछ सामान रखा है, यहाँ कुछ सामान रखा है। तो जब गृहिणी कार्य करती है, तो वो वहाँ पे मुड़ी, फिर यहाँ पे मुड़ी, फिर यहाँ पे मुड़ी, यहाँ ऐसे ही वो मुड़ती गई। जितनी बार मुड़ी, उतनी बार हम धागे को लपेट लेते हैं। फिर उसके बाद जब कार्य एक बार हो जाता है, फिर हम उस धागे को नाप लेते हैं। फिर नापने के बाद कार्य में संशोधन करते हैं कुछ और फिर जब संशोधन कर लेते हैं, तो फिर से हम दूसरे वाले तख़्त पे 2 तख़्त बनाते हैं एक साथ में। फिर दूसरे वाले तख़्त पे भी वैसे ही करते हैं कि हम खूँटी लगा देते हैं, यहाँ भी और इसका भी अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि धागे में कितनी कमी आई है। फिर वही हम समझ लेते हैं कि हाँ, कुछ कार्य में सुधार हुआ, तो वही हो जाता है कार्य में सुधार हो जाता है, तो वही हो जाता है हमारा कार्य सरलीकरण। तो ये थे आपके 8 कार्य सरलीकरण के तरीके। एक तो हमारा था, सबसे पहले क्या था हमारा कार्य सरलीकरण कितने भागों की कितनी तकनीक थी? 2 तकनीक थी। कौन-कौन सी? एक थी औपचारिक और दूसरी थी अनौपचारिक। औपचारिक में क्या आ गया था हमारा? औपचारिक में आया था माइक्रोमोशन और माइक्रोमोशन, साइकिल ग्राफ, मेमो मोशन, स्टॉपवॉच और फिर हमारा पेन पेंसिल में क्या आ गया था? प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, पाथवे चार्ट। ये इतना आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और आपको याद रखना भी अच्छा खासा ये आपके लिए याद करने के लिए भी है। ठीक? अब हम देख लेते हैं अगला क्या होता है डव-टेलिंग। डव-टेलिंग का मतलब क्या होता है? एक साथ कई कार्य करने का कौशल, कि मतलब एक साथ आप कई कार्य कर ले रही हैं, वो आपका क्या हो गया? डव-टेलिंग। अब कई कार्य, अब इसी में आ जाता है आपका समय शक्ति का मैनेजमेंट करना। जैसे आप एक साथ कई कार्य कर रही हैं, रोटी भी बना रही हैं, आपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है कपड़ा धुलने के लिए और और भी कोई कार्य आपने कर लिया है। तो अब आपका सरलीकरण ये कैसे हो जाएगा कि जैसे आपकी मशीन बोली, तो आप तुरंत उसको बंद कर दिए, आप जो कार्य कर रहे हैं वो भी संपन्न हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी कार्य फना लिया है और मशीन उधर बजे जा रही है, रोटी जल जा रही है, आप कुछ और प्रेस कर रही हैं, कपड़ा प्रेस कर रही हैं, तो ऐसे नहीं होता है। मतलब कि जब आप कार्यों को एक साथ कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? डव-टेलिंग कहलाता है। फिर अगला आ जाता है आर्गोमीटर। क्या होता है? तो मांसपेशियों की थकान मापने का यंत्र होता है आर्गोमीटर। और हमारी मांसपेशियों में थकान क्यों आ जाता है? किस कारण से? हमने पिछली क्लास में देखा था, तो वो आता है लैक्टिक एसिड के कारण। क्यों? लैक्टिक एसिड के कारण। जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो क्या हो जाता है? हमें थकान होता है और ये कैसे दूर होता है? जब हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, तो ये ठीक हो जाता है।
तो ये जो पॉइंट मैं नोट कर लेती हूँ, इसको भी आपको याद करना है, क्योंकि ऐसे ही पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि मांसपेशियों की थकान मापने का यंत्र कौन-सा है? तो क्या है वो? आर्गोमीटर है। अब देख लेते हैं कार्य। हमने कार्य तो पढ़ लिया, कार्य सरलीकरण तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम देख लेते हैं ये कार्य का क्या होता है, ठीक? कार्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन से कार्य होते हैं? हल्का कार्य, मध्यम कार्य, भारी कार्य। आपको पता है जब हम भारी कार्य करते हैं तो उसके बाद हमें एक हल्का कार्य कर लेना चाहिए, जिससे हमारी थकान भी दूर हो जाती है और हमें हमारा काम भी खत्म हो जाता है, हमें थोड़ा आराम भी मिल जाता है। तो हमें क्या देखना है कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं? कार्य 3 प्रकार के होते हैं, हल्का कार्य, मध्यम कार्य, भारी कार्य। तो अब हम देखते हैं ये हल्का कार्य किसमें आता है? मतलब हल्के कार्य में क्या-क्या आता है? तो हल्के कार्य में आ गया जैसे फर्नीचर की धूल साफ करना हुआ, फर्श की धूल साफ करना हुआ, भोजन बनाना हुआ, टेबल को साफ करना या व व्यवस्थित करना हो गया, बर्तन धोना व सुखाना हो गया, लंच पैक करना, वस्त्रों की छँटाई करना, हल्की धुलाई करना, हल्का प्रेस करना, बाज़ार जाना, खरीदना कोई सामान, ये सब क्या हो जाता है? आपका हल्का कार्य हो जाता है। आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कौन-सा हल्का कार्य है, कौन-सा भारी कार्य है? तो आपको इसे ध्यान में रखना है थोड़ा कि कौन-सा हल्का कार्य है, कौन-सा भारी कार्य है। फिर मध्यम कार्य में क्या आ जाता है? मध्यम कार्य में आ जाता है फर्श की धुलाई करना। हमने उसमें देखा था हल्के कार्य में क्या? सफाई करना, मतलब कि बस वैसे ही धूल-मिट्टी झाड़ देना। लेकिन यहाँ क्या आ गया? फर्श की धुलाई करना, कपड़ों को फैलाना तार पर, प्रेस करना, कारपेट की सफाई करना, मशीन से धुलाई करना, फ्रिज साफ करना, फर्नीचर पॉलिश करना, सीढ़ियों वाले स्टूल पर चढ़कर ऊँचाई से वस्त्र उतारना, ये सब क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है मध्यम कार्य। अब हम देख लेते हैं भारी कार्य कौन-सा होता है? भारी कार्य क्या हो जाता है? जैसे जब हम ये आ जाता है आपका फर्श पर पोछा लगाना, जैसे हम जब धूल झाड़ रहे हैं तो हमें बहुत हल्का कार्य लग रहा है, लेकिन अगर हम वहीं पानी लेके उसको धुल रहे हैं तो थोड़ा उससे भारी हो जाता है, हल्के से थोड़ा-सा भारी हो जाता है, भारी से कम रहता है। लेकिन जब हम पोछा लगाते हैं बैठ के तब ज़्यादा भारी हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो भारी कार्य में आ जाता है। छोटे बच्चे को गोद में उठाना, पर्दे लटकाना, गीले वस्त्रों की भरी बाल्टी उठाना, मतलब जो बाल्टी भर हम कपड़ा धुल लेते हैं, बाल्टी में रख लेते हैं, तो वो गीला रहता है ना, फिर वो भारी हो जाता है। तो वही कि गीले वस्त्रों की भरी बाल्टी को उठाना, फिर अलमारी की सफाई करना, खिड़कियों की सफाई करना, फर्श को रगड़-रगड़ कर साफ करना, हाथ से फर्श पर वॉशिंग करना, ठीक? अगला आ जाता है हाँ, इतना आपको याद रखना है कि कौन-सा मतलब हल्का कार्य, कौन-सा भारी कार्य, कौन-सा मध्यम कार्य है। अब हम देख लेते हैं शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक, कि शक्ति को कौन-कौन प्रभावित करता है। तो शक्ति को तो प्रभावित करता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हमारा अगर अच्छा है, तो हमारे पास शक्ति अच्छी रहती है, हम कार्य अच्छा कर लेते हैं। आहार भी आहार अगर अच्छा मिल रहा है, तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हमारी शक्ति भी बनी रहेगी, हम कार्य कर लेंगे। विश्राम, अगर हम कार्य कर रहे हैं, कार्य करते जा रहे हैं, अगर हम विश्राम नहीं करेंगे, तो हम थक जाएँगे, अगर हम थक जाएँगे, तो कार्य कर पाएँगे, हमारी शक्ति का ह्रास हो जाएगा। तो शक्ति के लिए क्या ज़रूरी है? तो स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, आहार भी अच्छा होना चाहिए, हमें विश्राम भी करना चाहिए, निद्रा भी लेनी चाहिए, मनोरंजन भी करना चाहिए। आपका वातावरण आपका अच्छा होना चाहिए। तो शक्ति को ये भी प्रभावित करता है आपका वातावरण कैसा है। अगर आपके आस-पास नेगेटिव माहौल है, हरदम चिड़चिड़ापन रहता है, हर कोई चिल्लाता रहता है या कोई बीमार रहता है आपके आस-पास में, तो क्या होगा? इससे आप भी परेशान हो जाएँगे। अगर आप परेशान हो जाएँगे तो आपकी शक्ति का ह्रास होगा। तो वही है आपके जो है वातावरण भी आपकी शक्ति को प्रभावित करता है। अगला आ जाता है कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन भी शक्ति को प्रभावित करता है। आप जैसे आप लगातार जो है भारी कार्य करते जाइए, तो उससे क्या होगा आपकी शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन आप पहले भारी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर भारी कार्य किए, फिर आपने थोड़ा मध्यम कार्य कर लिया या हल्का कार्य कर लिया, फिर थोड़ी देर आराम कर लिया, बस ऐसे ही आपको करते रहना है। थोड़ा आराम, थोड़ा नींद ले लिए, थोड़ा मनोरंजन कर लिए, तो ये सब आपकी जो है शक्ति को प्रभावित करते हैं। तो शक्ति को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं? तो स्वास्थ्य है, आहार है, विश्राम है, निद्रा है, मनोरंजन है, वातावरण है, कार्य का विभाजन है। तो ये थे आपके पूरा कार्य सरलीकरण। हमने एक ही क्लास में सब कुछ खत्म कर लिया है कार्य सरलीकरण का। वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगी आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम डेली सुबह
मतलब सुबह-सुबह आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इसको पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।